हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी इस करंट की सीरीज के अंतर्गत हम मैगजीन को पढ़ रहे थे और मैगजीन का क्या यूज है, किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको लेकर के हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं और आपको सभी को उसके बारे में अच्छे से पता भी है। और इसमें हम एक एक चीज़ को बता रहे हैं कि प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए इसका क्या रोल हो सकता है। इसी संदर्भ में इनको आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें तो हम अभी आपको पता है कि एक तो मे की मैगजीन पढ़ रहे थे हम, मे की। और दोस्तों अब थोड़ा फास्ट खींचेंगे इनको क्योंकि टाइम बहुत हो गया इसके लिए। तो मे की मैगजीन पढ़ रहे थे, मे 2022 की। और इस मैगजीन में हमने अभी तक पॉलिटी है, आईआर है, इनको अच्छे से इकोनॉमी, ये पार्ट कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा हमने एनवायरमेंटल है, उस पार्ट को हम पढ़ रहे थे। अब एनवायरमेंटल के पार्ट में से हम आगे बढ़ते कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। इसमें एक टॉपिक है दोस्तों, कोई भी टॉपिक है, ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं कि बहुत नया करंट वाला हो, ये टॉपिक बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसमें मैं फिर आपसे कहता हूँ कि करंट में कुछ नहीं होता, करंट में एक ही चीज़ नहीं होती है, बस ये आपकी पहली लाइन, ये पहली लाइन है आपकी, ये करंट है। बाकी ये चीज़ आपने काफ़ी दिन पहले पढ़ रखी होगी कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में आई थी ये, तो काफ़ी पहले आपने ये पढ़ी हुई होगी। लेकिन हमें सिर्फ ये चीज़ देखना है कि करंट में से क्या रिलेटेड है और जो बायोफ्यूल को लेकर के इसके क्या उद्देश्य है, कैसे लाया जाता है, क्या इसका, ऐसी चीज़ों के पूरे अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले इसे मुद्दे को देखते हैं। मैंने आपको बताया करंट में कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ना है कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो हाल फिलहाल में एक चीज़ अगर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव नीति 2018 में कुछ संशोधन किए गए थे, उनको मंजूरी कर दी। अब संशोधन क्या थे? संशोधन ये थे कि जो जैव ईंधन के अंतर्गत जो एथेनॉल है, एथेनॉल का मिश्रण है। जैसे पेट्रोल में क्या होता है, एक तो पेट्रोल होता है, ठीक है ना, आपने देखो। और पेट्रोल में मुख्य रूप से जीवाश्म से होता है, आपको पता है, जीवाश्म से। और इसमें इसकी वजह से कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, ये आपको पता है। तो इस कार्बन एमिशन को रोकने के लिए, क्योंकि जैसे कि भारत, आपको पता है, नेट जीरो के टारगेट है, उसको अचीव करने का टारगेट भी भारत ने रखा है। और 2017 तक, तो 2070 तक हम नेट जीरो के इस टारगेट को प्राप्त करने में थोड़ा रोल निभाएंगे। और इन्हीं उद्देश्यों के लिए अब हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो उसमें एथेनॉल एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, जीवाश्म ईंधन एक जैव ईंधन एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय जैव नीति थी, इसमें पहले कोई टारगेट था कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करेंगे। यानी कि अगर 1 लीटर पेट्रोल अगर हम ले रहे हैं तो उसमें से 800 ml तो होगा पेट्रोल और 20 ml होगा उसमें एथेनॉल। और एथेनॉल के बारे में हम अभी जानेंगे। एथेनॉल एक तरह से नवीनीकरण ऊर्जा होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन का एमिशन बहुत कम करता है, बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको क्या है कि पहले हमने ये सोचा था कि हम 2030 तक इथेनॉल का 20% क्या करेंगे, मिलावट करेंगे पेट्रोल के साथ। ये टारगेट पहले 2030 तक था, लेकिन चूंकि हाल ही में संशोधन करके इस टारगेट को 2025-26 तक ही कर दिया गया है कि 2025-26 तक हम पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण है वो 20% रखेंगे। ये चीज़ कर दी गई है और यही हमें बेसिकली याद रखनी है। तो एक तो फैक्ट यहाँ से बन सकता है आपका। दोस्तों, कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमें सब चीज़ जाननी है कि ये टॉपिक हमारे कहाँ आएगा। तो सिलेबस की अगर बात करें, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो GS3 में आएगा, एनवायरमेंटल वाले पार्ट में आ सकता है या इकोनॉमी वाले पार्ट में भी आ सकता है, ठीक है नहीं। इसके अलावा दोस्तों ये प्री में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है इसका। और स्टेट पी यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, वहाँ की प्री में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो इसका जो परसेंटेज है ये कितना है, पहले परसेंटेज 2030 तक था, तो अब 2025-26 तक है। यूपीएससी स्टेटमेंट के रूप में प्री में आपको दे सकती है कि एक स्टेटमेंट है कि 2025 तक या 2030 तक हम एथेनॉल को प्राप्त करेंगे। ऐसा कोई भी टारगेट या कोई भी चीज़ आपको बता सकती है। ऐसे स्टेटमेंट देकर के उस क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, सही करवा सकती है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब आगे हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोफ्यूल क्या है, क्योंकि इसी की बात चल रही है। तो बायोफ्यूल के अभी बेसिक है। देखो, अब आप बोलेंगे कि सर करंट बहुत होती है, कुछ नहीं होता भाई। अब बायोफ्यूल तो आपने नॉर्मली पढ़ा ही होगा एक बार तो इसकी। तो अब इसको एक बार हम इसको फैक्ट में पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं अब एक बार अच्छे से, बायोफ्यूल क्या है।
सबसे पहले तो देखो बायोफ्यूल कुछ नहीं होता। बायोफ्यूल कृषि संबंधी उत्पाद जैसे वन और अन्य किसी जो सामग्री होती है उसका जो कच्चा माल होता है उससे उत्पाद किया जाता है। कच्चे पदार्थों से ये बायोफ्यूल है, ये उत्पाद किया जाता है। और बायोफ्यूल एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है जिसका ईंधन के रूप में हम कर सकते हैं, जैसे एथेनॉल और बायोडीजल। ये दो इसके एग्जाम्पल है किसके, बायोफ्यूल को। तो अब एक चीज सबसे आपकी समझ में आई होगी कि बायोफ्यूल कुछ नहीं बल्कि कृषि संबंधी उत्पाद या अन्य विभिन्न प्रकार के कार्बनिक उत्पादों के कच्ची सामग्री होती है, उसका प्रयोग बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है और उससे बायोफ्यूल जनरेट किया जाता है। अर्थात ये हमारे कच्चे उत्पाद होते हैं, कच्चे माल होते हैं, उनको उनसे ये बायोफ्यूल के है उसका उत्पादन किया जाता है। अब इसमें जो फीड स्टॉक की मतलब फीड स्टॉक मतलब कच्चे उत्पाद, अब कच्चे माल भी कई टाइप के होते हैं, इसलिए अलग अलग टाइप के कच्चे माल से जो बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाता है उसके लिए अलग अलग पीढ़ियों में इसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक तो ये ध्यान रखना है ये तरल पदार्थ है और इसके एग्जाम्पल दो है, ईंधन और बायोडीजल। और कृषि संबंधी उत्पाद या अन्य कार्बनिक उत्पादों के कच्चे माल के जो है उसको इसमें प्रयोग किया जाता है, उससे इसका उत्पादन किया जाता है। और आपको ये चीज़ नोट डाउन कर लिया, इसके एग्जाम्पल होगा। और चूंकि कच्चे माल के आधार पर इसकी 4 जनरेशन इसमें वर्गीकृत किया गया। तो पहले हम 4 जनरेशन देखते हैं। तो इसकी 4 जनरेशन इनको पहले देखते हैं। सबसे पहले इसकी 4 जनरेशन कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो 4 जनरेशन में इसकी अगर पहली जनरेशन की मैं बात करूँ तो पहली पीढ़ी, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहली पीढ़ी के जो बायोफ्यूल होते हैं उसमें कौन से कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पीढ़ी के बायोफ्यूल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, थर्ड जनरेशन के होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। इसलिए दोस्तों इनको एक बार बेसिक से जरूर आपको पता होना चाहिए। इनको बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल की कौन कौन सी जनरेशन है, बायोफ्यूल से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट है, बायोफ्यूल को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई है, बायोफ्यूल को बढ़ाने का हमारा टारगेट क्यों जरूरी है। अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में इतना जान लिया उसके बाद उस टॉपिक के बारे में कुछ बचेगा नहीं, ये चीज़ आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप उस टॉपिक के बारे में इतना जान गए अब उसको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो अब इसकी पीढ़ियाँ देखते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्य संबंधी स्रोतों, जो खाद्य प्रोडक्ट होते हैं जैसे शर्करा और स्टार्च, ये मुख्य रूप से जो अक्सर मुख्य रूप से खाद्य स्रोत है, जैसे पशुओं के भी खाद्य स्रोत होते हैं, यानी कि खाद्य स्रोतों से जो बायोफ्यूल उत्पन्न किया जाता है वो है फर्स्ट जनरेशन का, जिसमें सोयाबीन हो सकता है, ठीक है। और जिसमें आपने देखा होगा चना हो सकता, चीनी वाले उत्पाद है, शर्करा वाले उत्पाद है, गन्ने वाले उत्पाद है। इनके बाई प्रोडक्ट से कच्चे माल से ही बायोफ्यूल उत्पन्न किया जाता है, वो है फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल, ठीक है। इसके अलावा सेकंड में अगर बात करें तो सेल्यूलोसिक जैव ईंधन के रूप में से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको प्री के कि कौन सी जनरेशन का जो पेट्रोल है या बायोडीजल है वो किसमें, वो मुख्य रूप से सेल्यूलोसिक जैव ईंधन के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा है, सेकंड, ठीक है। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना गैर खाद्य स्रोत जैसे कृषि के अपशिष्ट, ध्यान रखना कृषि के फल है जैसे चना है, चीनी है, जैसे शर्करा है, वो तो आएंगे फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड में आएंगे उनके गैर खाद्य पदार्थ, जैसे फसलों के अपशिष्ट है तो गैर खाद्य पदार्थ हो गए, तो वो आते हैं आपकी द्वितीय जनरेशन में। तो द्वितीय पीढ़ी का जो आपका अगर ये है, द्वितीय पीढ़ी का आपका जैव ईंधन है वो है गैर खाद्य। तो एक बेसिकली ध्यान रखना है, इसमें आएंगे गैर खाद्य पदार्थ और इसमें आएंगे खाद्य पदार्थ, ये हो गए दो जनरेशन। तीसरी जनरेशन में होते हैं जो शैवाल वगैरह होते हैं हमारे, जो अलगल होते हैं जिन्हें शैवाल, यानी जो जलीय जीवों के जो कच्चे माल होते हैं, फीड स्टॉक होते हैं, उनको बनने वाले जो बायोफ्यूल होता है वो भी क्या होता है, थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल है। और फोर्थ जनरेशन में अगर हम बात करें तो विकासात्मक चरण है। इसमें क्या होता है कि कई बार बायो इंजीनियरिंग के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को इंजीनियरिंग फीड स्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है कि हमारे पास आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होते हैं, ये हो गई है, या बायोटेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी का भी आजकल उपयोग करके हम किसी भी जीव के, किसी वस्तु पदार्थ के, किसी जीव के या किसी प्रोडक्ट के जो उत्पादन करता है उसके जीन में परिवर्तन करके। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो माइक्रो जीन्स होते हैं, जो माइक्रो जीव होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह, उनके जीन में परिवर्तन करके उनको इस तरीके का बना दिया जाता है कि वो बायोफ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं हम
मॉडिफाइड माइक्रो बैक्टीरिया वाले, तो उनका भी उपयोग इसलिए क्योंकि इंजीनियर्ड का मतलब उनको मैन्युफैक्चर मतलब उनको मॉडिफाइड किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो वो होता है इंजीनियर्ड फीड स्टॉक का उपयोग उसमें किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी जनरेशन में कौन कौन सा चीज़ किया जाता है। अगर इन्हीं में हम ध्यान रखें तो देखो सबसे ज़्यादा हम उत्पादन करेंगे फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि कृषि उत्पाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है, चाहे खाद्यान्न हो चाहे गैर खाद्यान्न, और ये चतुर्थ श्रेणी का है। इसके लिए आपको पता है आपको चाहिए बढ़िया तकनीक, बढ़िया जैव तकनीक चाहिए होगी, जो इंजीनियर्ड जो माइक्रो बैक्टीरिया है उनको मॉडिफाइड कर सके, उनको इंजीनियर्ड कर सके, ताकि वो बायोफ्यूल के रूप में यूज हो सके। तो ये है फोर्थ जनरेशन वाली। तो फोर्थ जनरेशन का एकदम स्टेटस अलग हो जाता है और इसका अलग हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब इसमें ध्यान रखना है चार प्रकार का, ये तो आपने पढ़ लिया, ये आप मुझे पता है कि किसी प्रकार से आप नहीं भूलेंगे, याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके दोस्तों। इसके अलावा अब चौथा अगला देखते हैं हम। एक फैक्ट यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा आपको, पृथ्वी वर्ष कृषि से 40 बिलियन टन कृषि अपशिष्ट बायोमास के उत्पन्न होने के बावजूद वर्तमान पहली पीढ़ी के जैसे ध्यान रखना भाई, हमारे पास आपको पता है कृषि अपशिष्ट आता है, कृषि अपशिष्ट आता है। अब कृषि अपशिष्ट में किस में आ गया, इसमें आ गया, तो हमारे पास कृषि अपशिष्ट बड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी अभी भी हम फर्स्ट जनरेशन पे ही अटके हुए हैं, सेकंड जनरेशन तक नहीं पहुंचे, उसमें ज़्यादा हम आगे प्रगति नहीं कर सके, उसकी बात की जा रही है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने, अब बात आती है कि भारत एथेनॉल, तो एथेनॉल इसी में से एक उत्पाद है, आपको पता है बायोफ्यूल है, उसका एक एग्जाम्पल क्या है इथेनॉल, और एक एग्जाम्पल डीजल है। तो एथेनॉल भी क्या है, बायोफ्यूल है। तो आपको पता है अब एक बात ये हो रही थी कि भारत ने अपना एक टारगेट डिसाइड किया था कि मई 2020 में यह है कि 100% जो अगर पेट्रोल है उसमें से लगभग लगभग 9.9% हम अभी तक एथेनॉल यूज करने लग गए हैं, और हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम कितना यूज कर लगे, 20%। तो ऑब्वियसली पेट्रोल का भी हम यूज करते हैं, इसका फायदे बहुत होंगे, यदि हम एथेनॉल को यूज करेंगे तो वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से फायदे होंगे। लेकिन 2018 में जब ये नीति डिसाइड हुई थी उस टाइम हमने ये टारगेट रखा था कि हम 10% के टारगेट को प्राप्त करेंगे पहले, 2000 पहले इसमें यह था कि 2025 तक हम 10% के टारगेट को रखेंगे और 2030 तक हम लगभग लगभग 20% के टारगेट को रखेंगे। तो अभी क्या है कि हमने ये टारगेट पहले प्राप्त कर लिया, इसलिए इसको चेंज करने के लिए हाल फिलहाल बोला है कि हम 2025-26 तक 20% के टारगेट को प्राप्त कर लेंगे, इसीलिए मुद्दा हाईलाइटेड रहा और कुछ नहीं, पेट्रोल में एथेनॉल का यूज करेंगे। और क्योंकि पेट्रोल में अगर मान लें पहले पेट्रोल 100 लीटर था, अब 80 लीटर पेट्रोल यूज करेंगे, 20 लीटर एथेनॉल यूज करेंगे। इसका मतलब एथेनॉल क्या हो गया, आपके रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, बायोफ्यूल हो गया, और बायोफ्यूल है वो कार्बन न्यूट्रल होता है, कार्बन का एमिशन कम करता है, तो आपकी नेट जीरो को प्राप्त करने में, आपकी कार्बन एफिशिएंसी को बढ़ाने में, ऊर्जा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जैव उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताई जा रही है, इनको ध्यान रखना है, एक चीज़ दूसरे से इंटरलिंक करना है। अब थोड़ा सा बैक इसके बारे में फैक्ट आपको जान लेते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो विजन की मैगजीन की एक खास बात है, ये स्टैटिक और प्लस करंट दोनों को ले आती है। अब जैव ईंधन से रिलेटेड कोई भी फैक्ट किसी दुनिया की किताब में नहीं बचेगा, इतना आप पढ़ लो बस, आपका काम चल जाएगा। यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, यदि आपने उसमें इतना पढ़ लिया जो फैक्ट इन्होंने दे रखा है, तो बायोफ्यूल से रिलेटेड कोई भी सूचना आपसे नहीं बचेगी, आप बायोफ्यूल से रिलेटेड हर आंसर को कर पाएंगे। देखो अभी तक हमने देख लिया कि बायोफ्यूल क्या है, इसकी पीढ़ियाँ क्या है, और इसका यूज कर किस तरीके से किया गया है, और इसका जो टारगेट है वो किस तरीके से रखा गया, और कैसे भारत ने इस बायोफ्यूल को लेकर के अपना विकास किया, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले भारत ने 2001 में एक नीति लेके आया अपना, और बोला गया कि इथेनॉल का प्रयोग 5%, ये कहा गया था कि पहली बार 2001 में बोला गया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का मतलब ये है कि पेट्रोल में इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। और आपको पता है इथेनॉल क्या है, बायोफ्यूल है, और बायोफ्यूल है तो इसका मतलब ये कार्बन के एमिशन कम करेगा, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। कार्बन के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए और पेट्रोल पे हमारी निर्भरता को कम करने के लिए हमने पहले से ही इथेनॉल का मिश्रण का प्रयोग करना चालू कर दिया, क्योंकि इथेनॉल का हमारे पास, क्योंकि अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे उसके लिए हमारे जो इंजन्स है, जो व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ है, उनमें भी चेंज करना पड़ेगा, उनकी तकनीक में चेंज करना पड़ेगा। इन्हीं उद्देश्यों के लिए धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है, इसलिए 2001 में हमने शुरुआत की थी सबसे पहले। उसके बाद 2003-4 में 2002-3 में 2003-2-3 में 9 राज्यों ने क्या कर दिया, 5% एथेनॉल मिश्रण की बिक्री शुरू कर दी, कि पेट्रोल ऐसा हो जिसमें 5% एथेनॉल का प्रयोग हो, ऐसी बिक्री इन्होंने चालू कर दी कि इन्होंने कई राज्यों में।
इसके बाद 2009 में ये टारगेट किया गया हमने कि 2017 तक हम 20% के जो मिश्रण है उसके टारगेट को प्राप्त करेंगे 2017 तक, ये टारगेट डिसाइड किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी हम केवल 9.9% ही यूज करते हैं, अभी तक हम 20% पर नहीं पहुंचे। 2014 में एक कार्यक्रम के माध्यम से ये कहा गया कि एथेनॉल को खरीदने की जो प्राइस है वो क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म। और दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है इसकी प्राइस का डिसाइड कौन करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। और चूंकि इथेनॉल को प्रोत्साहन देने के लिए इसको सस्ता कर दिया गया था, इसलिए सरकार ने इसमें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी दी थी, इसलिए सरकार ने 2014 में काम किया। तो किस तरीके से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस तरीके से बायो फ्यूल को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, तो आप बैक टू बैक ये फैक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है ना, और लास्ट में 2018 में सरकार ने जैव ईंधन को लेकर के एक राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति लेके आए, जिसका अंतर्गत ये बोला गया कि बायोफ्यूल को बढ़ाने के लिए हम ब्याज मुक्त या ब्याज फ्री भी विभिन्न प्रकार के फंड है उनको भी देंगे। इस आधार पर भी सरकार ने ये काम किया, ये चीज आपको ध्यान से रखनी है। तो दोस्तों ये छोटी चीज है, लेकिन ये फैक्ट आपको यहाँ हो जाएगा, तो ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं। बायोफ्यूल से रिलेटेड कोई फैक्ट अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, इसके नोट्स बनाकर कि बायोफ्यूल खत्म कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना बायोफ्यूल को लेकर के, इससे आपका काम चल जाएगा, बट ध्यान से पढ़ना है। अब आखिरकार 2018 की जो राष्ट्रीय जैव नीति आई इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें चेंज कुछ नहीं हो, पहले ये था कि 2030 तक हम 20% करेंगे, अब उसको 2025 तक कर दिया 20%, इतना चेंज किया बस, बाकी सारे टारगेट वही है इसके सेम। तो देखो आपको पता है कि 2018 की नीति आई तो देश तो इसका यही है कि ऊर्जा परिवहन हम किसका उपयोग करेंगे, बायो ईंधन का बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम घरेलू फीड स्टॉक यानी घरेलू कच्चे माल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। देखो बायोफ्यूल तो बनाओ, लेकिन हम बाहर से इंपोर्ट मत करो कच्चे माल को, हम घरेलू कच्चे माल का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। इन्हीं उद्देश्यों के लिए ये नीति आनी थी। इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कौन कौन से बायो ईंधन इसमें कवर है। ये 3 प्रकार के बायो ईंधन या जैव ईंधन कवर है, जिसमें हम कह सकते हैं बायो एथेनॉल, बायो डीजल और बायो सीएनजी। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है शायद, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बायोफ्यूल में कि एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो ये 3 है। ठीक है, इसकी अगर उसके अलावा इसमें यह कहा गया कि इस नीति के अंतर्गत जो क्रियान्वयन एजेंसी होगा वो राष्ट्रीय बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, ध्यान रखना, जो 2020 में गठित की गई थी। और इस कमेटी की अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री होगा, और इसमें 14 अन्य विभागों के मंत्री भी, मतलब मंत्रालय के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना, हर नीति के क्रियान्वयन के लिए कमेटी बनाई जाती है, तो वो कमेटी इसके लिए भी बनाई गई थी, और उसका नाम था नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। और नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष कौन रहता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने लेवल पर इस तरीके से आप छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ। बनाना क्या है, जैसे मान लें राष्ट्रीय जैव नीति 2018 आपको लिखा है, तो पहले आपको लिखना है जैसे छोटा सा एक पॉइंट, उद्देश्य, ये पॉइंट लिखना है। उद्देश्य क्या है, बायोफ्यूल के प्रयोग को बढ़ाना, बस यही उद्देश्य है। अब बायोफ्यूल तो आपको पता है, सबको पता है, परिवहन में यूज होता है, ऊर्जा में यूज होता है। दूसरा, इसको लिखना है कि इसमें कौन कौन से बायोफ्यूल है, तो बायोफ्यूल कौन कौन से होंगे, बायो डीजल, बायो सीएनजी और बायो एथेनॉल, ये 3 चीज होंगे, इतना लिख देना है। फिर इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, ये कमेटी करेगा, एक लाइन लिख देना है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये करेगा। और ऑब्वियसली कमेटी का काम ये होगा कि क्रियान्वयन करेगा, और जितने भी जो एफसीआई और अन्य तेल कंपनी है इनके बीच में समग्र समन्वय कर कोऑर्डिनेशन बैठाएगा, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बोला गया है। और कोऑर्डिनेशन क्यों बैठाएगा, जैसे एफसीआई, अब एफसीआई तो आपको पता है, एफसीआई के अलग अपने वो होते हैं, एफसीआई किससे, कच्चा जो कच्चा माल है वो कौन देगा, एफसीआई देगा। जो फीड स्टॉक है, फीड स्टॉक को कौन देगा, एफसीआई। और तेल कौन बनाएगा, तेल विपणन कंपनी। तो दोनों मिलकर के काम करेंगे, तब जाकर के क्या बनेगा, बायोफ्यूल बनेगा। तो मैं कोई अलग चीज़ नहीं बना, अगर आप इस तरीके से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ के पढ़ेंगे तभी जाकर के इतनी चीज़ें याद रख पाएंगे, और तभी जाकर के ये प्रैक्टिकली इनको यूज करना, प्रैक्टिकली इनको समझना, आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे और आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। फिर इस टॉपिक में और आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम तो लगेगा, अगर मैं आप चाहते हो कि मैं अच्छे से समझाऊँ तो टाइम तो आपको लगेगा। बस आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे और लोग, विशेषकर हिंदी मीडियम के लोग बेचारे, उन तक ये बात पहुँचे, और उन चीज़ों को किस तरीके से पढ़े, किस तरीके से समझे, वो ध्यान रखना जरूरी है। कई बार क्या है कि विजन की मैगजीन तो आप में से ऐसे होंगे बहुत सारों ने पहले पढ़ रखी होगी,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने किस तरीके से पढ़ी और उसका यूज किस तरीके से किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हमारा कैमरा थोड़ा सा धीमा आ रहा है, इसमें कुछ कमी है, सुधार करेंगे हम। इसके बाद बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास कैमरा आएगा। तो और यदि इसी तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करा तो और आगे चीज़ें इसमें अपडेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, आपको पूरा फोकस करना है किस तरीके से चीज़ें क्या क्या काम करनी है, ठीक है ना। इसके यदि अलावा मैं और बोलूँ आपसे, तो अगली नीतियों की अगर बात करें हम बाद में बात है। देखो, अब एक चीज़ और देखो, अब एक एक लाइन फैक्ट को आपको पता होना चाहिए। इस नीति के तहत 3 पीढ़ियों के जैव ईंधन का वर्णन किया गया है, ध्यान रखना। नॉर्मली कितनी है, 4, और इसके अंतर्गत कितनी थी, 3। इसलिए कंफ्यूज मत होना, कहीं आप भी चार कर दें। और साथ में बोला गया कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से द्वितीय एथेनॉल में जैव रिफाइनरी का समर्थन, जो द्वितीय पीढ़ी है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। देखो अब आपको तुरंत याद होना चाहिए, द्वितीय पीढ़ी का मतलब गैर खाद्य, जो गैर खाद्य पदार्थों से जो बनाया जाएगा, जो गैर खाद्य अपशिष्ट होंगे उनसे बनाया जाएगा, वो आएगा सेकेंड जनरेशन में। और इसके लिए एक अलग से फंडिंग की व्यवस्था हुई। देखो फंडिंग की व्यवस्था कई तरीके से होती है। एक होती है VAF, सॉरी VGF। कई बार आपने सुना होगा VGF के बारे में कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, किसको बोलते हैं, वायबिलिटी फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है भाई एक प्रोडक्ट, मतलब एक कोई चीज में फंड लगाने के लिए हमारे को चाहिए 100 रुपये, लेकिन कोई व्यक्ति कोई संस्था उसमें 80 रुपये लगाने तक की क्षमता रखता है, उसकी ज़्यादा औकात नहीं है। तो ये जो 20 रुपये का जो गैप है, इसको सरकार के द्वारा एक बी इस फैसिलिटीज के अंतर्गत भरा जाएगा। तो व्यवहारता अंतराल वित्त पोषण का मतलब है कि किसी भी स्कीम को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ के लिए अगर खर्च जितना लगता है, वो खर्च को पूरा करने के लिए ये फैसिलिटी लाई जाती है। तो सेकंड जनरेशन के लिए काम करेंगे। पहली जनरेशन के लिए कच्चे माले में ध्यान रखना, कच्चे माल के दायरे को बढ़ाया गया था। ध्यान रख, एक चीज सबसे बड़ी बात है कि कच्चे माल की जो दायरा है कौन कौन उसमें आएंगे। तो देखो क्या क्या आएंगे, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, स्टॉक चीनी युक्त सामग्री, इसको शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी अन्य अन्य कच्चे माल को इसमें शामिल करना है, तो जो कमेटी थी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उस कमेटी से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, वो कमेटी यही काम करेगी। और इसके अलावा देश भर में बायोफ्यूलों का जो करने के लिए हमने नेशनल बायो मास रिपोजिटरी है, उसका भंडार बनाए हैं। तो देखो कोई भी नीति है तो सबसे पहले नीति की, अब ये नीति हम पढ़ रहे थे, इसका नीति का उद्देश्य क्या है, बस एक पॉइंट हो गया। फिर इस नीति में शामिल क्या है, दूसरा पॉइंट है। फिर इस नीति का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, ये तीसरा पॉइंट है। फिर चौथा, इस नीति में फंडिंग कौन कर रहा है, ये चौथा पॉइंट है। और इस नीति में जो क्रियान्वयन अथॉरिटी है उससे क्या अधिकार है। तो बस कुछ नहीं है, कोई भी नीति जब आप पढ़ो इस प्रकार से पढ़ो, नीति आपको अपने आप याद हो जाएगी। 2020 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे कि जैव ईंधन के जो अधिक फीड स्टॉक यानी कच्चे माल को ज़्यादा से ज़्यादा और बाई प्रोडक्ट है उसमें शामिल किए गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं वो उसमें कच्चे माल के रूप में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं उनका प्रयोग फिर बायोफ्यूल के रूप में किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया। इन्हीं उद्देश्यों के लिए ये चीज़ें आई थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, इसके अलावा एक जैव ऑब्वियसली जैव ईंधन के निर्यात की अभी सरकार ने अनुमति दे दी कि जैव ईंधन के निर्यात हम उसको निर्यात कर सकते हैं, और कुछ नए सदस्यों को इसमें जोड़ा है। ये नए चेंजेस किए, ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों 2018 से राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही है। तो क्वेश्चन राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लेकर के हो सकता है कम आए, लेकिन बायोफ्यूल को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इनको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो, और ये एक बार आपने पढ़ लिया, जैसे बायोफ्यूल की चीज़ अगर आपने एक बार पढ़ ली, इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इस नीति का महत्व क्या है, नीति का महत्व यह कि ऑब्वियसली सबसे पहला भारत की एक तो आयात पॉइंट, देखो आप याद रखो, आयात निर्भरता घटेगी, क्योंकि आपको पता है भारत अपनी ऊर्जा का 85% पेट्रोलियम या ऊर्जा उत्पादों क्या करता है, आयात करता है। और यदि हम अगर इथेनॉल का प्रयोग करने लग जाए, यदि हमारे पास इथेनॉल का प्रयोग ज़्यादा करने लग जाए, उसमें 20% तो घट जाए। इसीलिए जैव ईंधन नीति के माध्यम से उसके प्रोडक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय जैव नीति बहुत जरूरी है।
तो इसमें एक पॉइंट क्या क्या हो सकता है, एक तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए, क्योंकि तेल संसाधनों, विदेशी तेल संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम होगी। अगर 20%, ये लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, यदि पेट्रोल में 20% अगर हम इथेनॉल को मिला देंगे तो हमें हर साल $4 बिलियन की बचत होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीओपी किस तरीके से पॉजिटिव होगा, तो इस तरीके से आपका बीओपी पॉजिटिव होगा। एक तो इसका फायदा लिखना है नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो ये पॉइंट है, ये कीवर्ड होते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा इकोनॉमी डेवलपमेंट, ऑब्वियसली है, ये तो आपको पता है कि इसमें जो कच्चा माल होगा वो कृषि से होगा, तो किसानों को कच्चे माल का पैसा मिल जाएगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। दूसरा, इस कच्चे माल के माध्यम से बायोफ्यूल बनाया जाएगा, तो इसमें डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार पे लगाया जाएगा, तो इसमें रोजगार है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये योजना, ये जो नीति है हमारे लिए बहुआयामी हो सकती है। जो भी हमारे कृषि वानिकी के उत्पाद है उनको भी इसमें यूज, वेस्ट टू वेल्थ, भाई आपको पता है कि पेड़ पौधों के पत्ते झड़ गए, वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई पेड़ टूट गया, कोई जीव जंतु की स्थिति खराब हो गई, अपशिष्ट हो गया, अब वो वैसे ही अपशिष्ट के रूप में पड़े हुए, तो इससे अच्छा है कि जो आपका वेस्ट है उसको आप वेल्थ के रूप में बढ़ा दें, उससे आप असेट के रूप में बढ़ा दें, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण रूप से काम आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाएगा, क्योंकि जो गैर खाद, जो हमारे रिफाइनरियाँ लगेंगी उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो वहाँ का रोजगार ही बढ़ेगा। इसके अलावा तीसरा आपको पता है पर्यावरण, ऑब्वियसली पर्यावरण में ऑब्वियसली जैव ईंधन में जो कार्बन है वो कम होता है, प्रदूषण भी कम होता है, ऊर्जा की खपत है उसमें भी कमी आएगी, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम होगा। और कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कि कार्बन तटस्थता, कार्बन तटस्थता का मतलब ये है कि उन पदार्थों से ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी जो कार्बन का एमिशन नहीं करती, तो इससे डेफिनेटली है कि कार्बन न्यूट्रलिटी बढ़ेगी। और इसके अलावा एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि भारत नेट जीरो टारगेट को प्राप्त करने में सफल रहेगा, जो 2070 तक भारत ने नेट जीरो का टारगेट अपना रखा। तो इतने चीज आप लिख सकते हो, तो 4 पॉइंटों में इसके महत्व लिख सकते हो। एक पॉइंट ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा पॉइंट अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में तीन हो सकता है कृषि विकास, रोजगार और निवेश, और तीसरा पॉइंट आपका पर्यावरण, और चौथा पॉइंट आपके नेट जीरो टारगेट। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आप क्वेश्चन लिखो, अब आप देख लो बायोफ्यूल को लेकर के कोई क्वेश्चन आए तो आपको बचेगा नहीं, आप हर तरीके के फैक्ट डेटा आपके पास अवेलेबल है, और इस प्रकार के जो फैक्ट आपको बताते हैं ये वाले फैक्ट, ऐसे फैक्टों को जरूर नोट डाउन कर लेगा, ये फैक्ट ही हमें काम आएंगे। जो आपके क्वेश्चनों में कई बार हमने स्टेटमेंट लिखते हैं ना एग्जाम्पल दो, तो वहाँ ऐसे ही एग्जाम्पल आपको देने होंगे। अब इसमें कुछ कमी है, तो कमी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, कमी हम बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। कमी है कि अभी इनमें आपको पता है कि एक तो जब खाद ईंधन से हम जब बायोफ्यूल बनाएंगे तो जल का बहुत ज़्यादा यूज होगा, जल का बहुत ज़्यादा इनमें यूज होता है, आपको पता है। जैसे अगर मान लें गन्ने का जो खाद्य उत्पाद बनाते हैं तो गन्ने में बहुत ज़्यादा आपको पता है जल लगता है, तो एक जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कृषि में आपको पता है जलवायु की स्थिति की वजह से कृषि में उत्पाद कम हो रहे हैं, इसलिए जो कृषि का जो फीड स्टॉक मतलब कच्चा माल, उसकी कमी हो सकती है भविष्य में। और एक चीज़ और है कि जो गन्ने हैं और अन्य खाद्यान्न वस्तुएं, कई बार ऐसा देखा जा रहा है हाल फिलहाल कि इनकी कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इनसे एथेनॉल का जो कच्चा प्रोडक्ट वो महंगा हो सकता है, तो वो भी इनके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। कुल मिला के दो लेवल पर समस्या हो सकती है, एक तो उत्पादन लेवल पर, उत्पादन लेवल में एक तो कच्चा माल चाहिएगा और एक इसकी प्रक्रिया चाहिएगी। कच्चा माल महंगा हो जाएगा तो ये महंगा हो जाएगा, और प्रक्रिया अगर जटिल हो जाएगी तो ये भी जटिल हो जाएगा। तो इस तरीके के दो चार फैक्ट इसमें याद कर लो, बाकी ज़्यादा काम का है नहीं है, ठीक है। दूसरा एक है परिवहन से संबंधित समस्या यह है कि इथेनॉल एक जैसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में इथेनॉल की स्थिति, इथेनॉल पाया नहीं जाता, वहाँ कच्चा उत्पाद है नहीं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम सेम नीति को लागू नहीं कर सकते। जैसे भाई कि दिल्ली में 20% आप पेट्रोल की जगह इथेनॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जब इथेनॉल पाया नहीं जाएगा तो कैसे यूज कर पाएंगे। तो एक ये समस्या है कि इसकी यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नीति का सार्वभौमिक नीति नहीं होनी चाहिए, इसको क्षेत्र आधार पर बढ़ाना चाहिए। फिर 20% अगर इथेनॉल को हम यूज करेंगे तो लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि वाहनों में भी संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, रीजन क्या है कि वाहन है हमारे, उन वाहनों में क्या है कि जो इंजन है उस इंजन में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंजन तो अभी तक पेट्रोल से चल रहा था, उसका बाय प्रोडक्ट भी मुख्य रूप से 5% 10% एथेनॉल का यूज किया जा रहा था, लेकिन अब उसमें बदलना पड़ेगा। इसके लिए सरकार द्वारा कई चीज़ें और की जाएगी।
तो ये था कि इथेनॉल की अगर बात करें या बायोफ्यूल की बात करें तो उसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, क्या उसका एक आता है कि चलो कुछ समिति कुछ कमियाँ है इसमें। तो देखो, एक तो राष्ट्रीय जैव नीति में नवीनीकरण नवाचार इसको बढ़ाया जाए, तेल विपणन कंपनी है उनके बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाए ताकि, क्योंकि वही प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा E20 ईंधन के वाहन, कि भाई E20 मतलब एथेनॉल 20, कि 20% एथेनॉल का प्रयोग होना चाहिए, उनको बोलते हैं E20। तो E20 जो वाहन है उनका प्रयोग करने के लिए पहले से हमें सीमा डिसाइड कर देनी चाहिए, भाई इसके बाद हम E20 वाले वाहनों को ही अनुमति देंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत नहीं है कि बेचारा कोई व्यक्ति पहले खरीद ले, अचानक आप नीति बदले तो हर कोई तो बार बार कार खरीदेगा नहीं। तो बेसिक सी ये सजेशन है, एक दो सजेशन आपको इसमें याद रखने, बस और कुछ नहीं रखने। तो दोस्तों इस पॉइंट में से प्री के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, और प्री के क्वेश्चन बनेंगे साथ साथ मेन से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन में हमेशा आता है कि सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो अगर बात करें बायोफ्यूल को लेकर के, तो बायोफ्यूल को लेकर के सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए। एक तो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना में बोला था कि सेकंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल है उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रयोग किया गया है, और इसमें एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा फंडिंग की जा रही है। एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजना मतलब है जो चारों जनरेशनों के बायो एथेनॉल को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक है योजना, आपने सुना होगा रूको योजना, यानी कि रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल है, इसके अंदर आपको पता है कि क्या होता है कि FSSAI के द्वारा किसी ऑयल को बार बार जो हम जला करके यूज करते हैं उसकी एक सीमा डिसाइड कर दी गई है, क्योंकि उससे फैट बढ़ती है और वो हेल्थ के लिए भी खराब रहता है। तो इसलिए जब उसकी सीमा डिसाइड कर दी है तो उसको क्या खाद्य तेल से तो कर देंगे हम बाहर, उसको फिर यूज करेंगे हम किसमें, बायोडीजल। एक इसलिए भी मुख्य रूप से बायो जो डीजल है उसको बढ़ावा देने में काम आएगा। जैसे आप सुना होगा समोसे की दुकान पे गए, जो समोसे वाली दुकान है उस पर आप गए, तो बार बार आदमी दिन में वही ऑयल लेकर के 4 बार समोसे निकाल देगा, 5 बार समोसे निकाल देगा। तो अब क्या है कि FSSAI द्वारा डिसाइड किया गया, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया कि इसको इतना ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फैट वाली चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए उसको उससे ज़्यादा बार उसको यूज नहीं कर सकते ऑयल को। फिर वो ऑयल खाएं, कोई फेंकेगा तो है नहीं उसको, उस ऑयल का प्रयोग फिर बायोडीजल डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए ये रूको पॉलिसी है, ये भी बायोडीजल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा आपने गोवर्धन योजना सुनी होगी। गोवर्धन योजना में जैविक अवशिष्ट है उसके प्रबंधन की बात की गई है, बायो अवशिष्ट की, और उस बायो अवशिष्ट को प्रबंधन करेंगे फिर उससे बायोडीजल बना देंगे। इसके अलावा E100 प्रोजेक्ट, देश भर में एथेनॉल के उत्पादन बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसके अलावा बिहार के पूर्णिया में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति के तहत देश का पहला अनाज आधारित ग्रीनफील्ड एथेनॉल, ध्यान रखना बिहार में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिहार का जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए एक अनाज आधारित चीजें हैं वो डेवलप की। तो दोस्तों ये फैक्ट भी आपके लिए, देखो ये जो फैक्ट देखने में फैक्ट में ये प्री के लिए भी आ सकते हैं, और मेंस के लिए आपको जो क्वेश्चन लिखना हो तो वहां पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार में, जो अभी ये जो संयंत्र लगाया गया है बिहार में पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। केंद्र सरकार ने उनको विशेष प्रकार की फंडिंग दी थी उसके लिए, और इसके लिए मुख्य रूप से इस संयंत्र का मुख्य उद्देश्य है कि अपशिष्टों का मैक्सिमम यूज किया जाए और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। दोस्तों जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को भी हम देखेंगे। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कुछ यहाँ पर इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, कुछ संयंत्र लगाए जाएंगे जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को बढ़ावा देंगे। अब आपको समझना है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होता क्या है, कि कई बार आपने सुना होगा। तो इसमें देखते हैं हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का मतलब है कि जैसे आपने एक बार कोई पानी को यूज किया, उसमें से पानी एक बच गया अपशिष्ट, जैसे आप RO का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो RO का एक पानी नीचे निकल के चला जाता है, वो होता है अपशिष्ट। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की इंजीनियरिंग की एक तकनीक है जिसमें जल का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि जल के अपशिष्ट होते हैं उनको ठोस रूप में जब तक उसको ठोस रूप में ना बदल दें अपशिष्टों को,
और शेष लिक्विड को जल के रूप में यूज किया ना कर ले, तब तक कि उस तकनीक द्वारा उसको बार बार फिल्टर किया जाएगा। उसी तकनीक को बोलते हैं हम शून्य तरल उत्सर्जन, यानी कि लिक्विडिटी बिल्कुल शून्य होगी, उसका 100% यूटिलाइजेशन होगा और जो ठोस पदार्थ होगा, जो अवशिष्ट होगा, वो ठोस पदार्थ के रूप में हो जाएगा। ये चीज़ें मुख्य रूप से इसमें की जा रही है। तो दोस्तों, बायो एथेनॉल को लेकर के, बायो डीजल को लेकर के इतना बड़ा टॉपिक था, जिसको हमने डिस्कस करने में लगभग 35 मिनट लगा दी। चाहता तो इसको हम बहुत जल्दी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अगर आप इस तरह से समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बायो डीजल को लेकर के आपको किसी भी बुक में पढ़ने की जरूरत है। इतना आप पढ़ोगे आपका काम चल जाएगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पीएम कुसुम योजना। दोस्तों, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं है पीएम कुसुम योजना। ये पीएम कुसुम योजना कोई आज भी तो है नहीं। तो अब करंट में कैसे आई? तो देखो, इसका अब मैंने फिर बता रहा हूँ, इसका स्टैटिक्स पार्ट आपने पहले पढ़ होगा, क्योंकि ये कुसुम योजना बहुत पुरानी है। कुसुम योजना दोस्तों बहुत पुरानी है, तो मुझे लगता है कि सबने ये चीज़ें पढ़ रखी होगी। बस अब एक मुद्दा है कि करंट में हाईलाइटेड क्या है, ये एक मुद्दा है। तो करंट में इसको हाईलाइटेड क्या है, इसको देखते हैं सबसे पहले हम। तो इसमें एक चीज़ समझते हैं सबसे पहले कि देखो, हाल ही में अगर बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना के प्रदर्शन में सुधार हेतु सोलर पावर जनरेटर के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी संबंधी प्रोविजन हटा दिया। क्या हुआ था, इसकी कहानी थोड़ी समझ लो, फिर आप इस योजना को जानते होंगे। आपको पता है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कुछ ऐसी भूमि जहाँ पर बंजर पड़ी हुई है या जहाँ पर खेती कम होती है और वहाँ पर टेम्परेचर अच्छा रहता है, तो उस भूमि पर सोलर पाइप लगा करके ऊर्जा जनरेट करने हेतु इस स्कीम को चलाया गया था, जिसके अंतर्गत सोलर पाइप या सोलर संयंत्र है वो किसानों को सब्सिडी पर दिए गए थे। और इसके अलावा कुछ ग्रिड भी बनाए गए थे, जैसे किसानों ने जो ऊर्जा बनाई है उसको ग्रिड के माध्यम से वहाँ पर एक जगह स्टोर किया जाएगा और कंपनी उसको खरीद करके मार्केट में बेचेगी, अन्य लोगों को बजट की सप्लाई करेगी। उसके लिए पीएम कुसुम योजना चलाई थी। अब इसमें यह था कि भाई हम सब्सिडी तो देंगे, लेकिन सब्सिडी ऐसे देंगे कि नॉर्मली भाई कि आपको 2% ब्याज की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन किसी ने यदि परफॉर्मेंस अच्छी करे तो उसको 3% ब्याज की सब्सिडी मिल सकती है। तो ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, यानी कि परफॉर्म बैंक गारंटी लेता था, सरकार लेती थी, सॉरी सरकार लेती थी कि अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो उसके लिए हम गारंटी लेते हैं। लेकिन इससे वो क्या था कि ज़्यादातर कई किसानों को इसका फायदा मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस शुरू में अच्छी नहीं थी, इसलिए सरकार द्वारा इसको हटा दिया गया। ये नया चेंज किया गया, बाकी सेम टू सेम नीति वो सेम ही है, सेम टू सेम योजना भी सेम है, उसके उद्देश्य भी सेम है। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी हाईलाइटेड रही तो हो सकता है पूछ सकते हैं इससे, तो जब आया है तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, ये सबसे पहले तो आपको पता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है, तो ये हमारी नवीनीकरण मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा चलाई गई है। और प्रधानमंत्री, इसका फुल फॉर्म क्या है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, यानी किसानों को ऊर्जा सुरक्षा और उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, 2019 में चलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के लिए किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर INDC, अब आपको पता है, आप में से बहुत सारे दोस्त अगर पेरिस कन्वेंशन के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों पेरिस कन्वेंशन जिसे COP21 बोलते हैं, UNFCCC की कन्वेंशन हुई थी। और इसी कन्वेंशन के अंतर्गत हर देश से कुछ टारगेट पूछे गए थे कि हम कार्बन एमिशन को कम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उन्हीं टारगेटों में से हर देश ने अपने अपने लक्ष्य दिए थे, उनमें से भारत ने भी अपने लक्ष्य दिए गए थे। उन्हीं लक्ष्यों को बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, INDC। और इसमें भारत ने कई उद्देश्य रखे थे, जिसमें से एक उद्देश्य भारत का ये था, जो भारत का एक उद्देश्य था, 3-4 उद्देश्य थे उसमें, वो हम कई जगह देख भी लेते हैं, लेकिन एक उद्देश्य उसमें से भारत का ये था कि गैर जीवाश्म ईंधनों से विद्युत ऊर्जा 2030 में 40% होगी। यानी कि हमारे 100 यूनिट बनते हैं, तो इसमें से 60 यूनिट हो सकते हैं कि हम जीवाश्म ईंधनों से बना देंगे, लेकिन 40 यूनिट हमारे बनते चाहिए गैर जीवाश्म नवीनीकरण ऊर्जा से। और आपको पता है अभी तक तो कम से कम 90% बनते हैं हमारे। तो इसी उद्देश्य के लिए
जब हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे तो 40% में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसलिए पीएम कुसुम योजना उसके लिए अहम रोल निभा सकती है। इसके तहत 2022 के अंत तक हमने लगभग इतनी क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जो पहले पहले 25 था, बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। और इसका उद्देश्य था कि कृषि क्षेत्रों को हम डीजल मुक्त कर देंगे। डीजल मुक्त करने का पता है आपको, पता है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कम आती है, और बिजली कम आने की वजह से फिर उनको डीजल का यूज करके जनरेटर चलाने पड़ते हैं। उससे बचने के लिए सरकार ने किसानों को स्वयं को इससे सक्षम बना दिया गया है कि आप खुद ही ऊर्जा लो, खुद ही ऊर्जा प्रोडक्ट करो, उसी को अपने खेतों में यूज करो। और जो उसके बावजूद भी यदि आपके पास एक्स्ट्रा बच जाती है, सरप्लस बच जाती है, उसको बेच दो। दो फायदे होंगे, एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी तो आप खेती अच्छे कर सकते, सिंचाई अच्छे से कर सकते। दूसरा, आप इलेक्ट्रिसिटी को बेच के पैसा कमा सकते हैं। जो बंजर भूमि आपकी खेती में ज़्यादा सहयोग नहीं दे पाई, हो सकता है वह भूमि आपको ऊर्जा प्रोडक्शन में ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। इसलिए किसानों की आय को दोगुना करने में भी रोल निभाएगा। ठीक है ना। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसके घटक है। अब पीएम किसान योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य था दो चीज़, कि किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना था। जल सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा का मतलब है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बेच करके वो पैसा कमा लेंगे, तो इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा हो जाएगी। और जल सुरक्षा मतलब है कि वो खुद इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, तो उनके पास इरीगेशन के लिए ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे वो जल या मतलब इरीगेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इन उद्देश्यों के लिए ये लगाई गई थी। और इसके माध्यम से हमारा टारगेट था कि 2020-22 तक हम 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में अपना लक्ष्य उसको प्राप्त करने में हम सहयोग देंगे। तो सबसे पहले अगर पीएम किसान योजना के बारे में अगर मुझसे कोई बोले कि क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या फायदे हैं, तो मैं मेरे हिसाब से अगर इसके उद्देश्य देखूँ, मैं तो एक तो उद्देश्य देखो, इसका फायदा हो सकता है ऊर्जा सुरक्षा, इसको किसान। सेकंड, दूसरा, आय, किसानों की आय बढ़ सकती है। तो किसानों की जो दोगुनी, हमारा 2022 का टारगेट था किसानों की आय को दोगुना करना, हो सकता है। तीसरा, नेट जीरो या INDC, इन लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार के लक्ष्य वो आए योजना, तो हम ऐसे पॉइंटों के आधार पर उसका उत्तर लिखना चाहिए। इसके 3 घटक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो 3 लेवल पे इसमें काम किया जाएगा। अगर एक घटक की बात करें तो सबसे पहले इसमें कुछ ग्रिड बनाए जाएंगे। भाई एक किसान लाइट बनाएगा तो एक यहाँ ग्रिड बना दिया जाएगा, जो इस लाइट को यहाँ पर क्या करेगा, ला करके स्टोर करके इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो एक हर जगह ग्रिड बनाए जाएंगे इसमें। दूसरा, ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना की जाएगी। इसमें किसानों को कृषि पंप दी जाएंगे जो ऊर्जा से संचालित हो। और तीसरा, इसमें पंपों का सौरीकरण, यानी कि जो पंप लगाए जाएंगे उनका सोलर एनर्जी किस तरीके से लगाई जाए, डेवलप की जाए, उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे। तो कुल मिला के ये है, इंस्ट्रूमेंट लगा करके उस ऊर्जा को बनाएंगे, फिर पंपों में मतलब ग्रिड में स्टोर करेंगे, और ग्रिड में स्टोर करके जितनी उनको खुद को जरूरत है उतना वो यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अपनी सरप्लस ऊर्जा को किसी कंपनी को बेच सकते हैं। लेकिन इसमें यह था कि जब वो कंपनी को बेचेंगे तो जैसे मान लें कंपनी नॉर्मली 5 रुपये में खरीदेगी, तो सरकार बोलेगा कंपनी से, भाई तू 7 रुपये में खरीद, 2 रुपये हम देंगे तुझे। तो इससे किसान को 1 रुपया 7 रुपये, 1 यूनिट 7 रुपये में बेचने को मौका मिल जाएगा, तो किसान को इनकम भी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। बाकी इतने ज़्यादा डिटेल से जाने की जरूरत है नहीं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक से पता लग गया है कौन कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, क्या क्या टारगेट है। तो थोड़ा सा ये देख लें कि इसमें कौन कौन है। कोई भी व्यक्ति, किसान, FPO, कोई भी इसमें क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है, और वो स्वयं को नवीनीकरण ऊर्जा जो उत्पादक है उसकी श्रेणी में दर्ज करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था अगर 500 किलो वाट तक की ऊर्जा जनरेट कर सकती है तो उसको इस प्रकार की परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्कॉम कंपनी है जो ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनका टैरिफ भी सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और मैंने बोला ना, परफॉर्मेंस आधार इंसेंटिव, जैसे अगर 40 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर 5 वर्षों में नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत इनको दिए जाएंगे। जो नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक है इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो बेसिकली एक घटक में इसको बढ़ाने के लिए, एक घटक ये हो गया इसको बढ़ाने के लिए। दूसरा, पाइपों के लिए हम कोशिश करेंगे कि स्वदेशी निर्मित पाइप है उनको बढ़ावा दिया जाए। और तीसरा, कृषि के जो डीजल के पेट्रोल पंप हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फीडरों का सौरीकरण किया जाए। और इसके लिए पंपों को सौरीकरण करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।
बस इतना सा थोड़ा सा इसके बारे में बेसिकली जान रहा है, ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। पीएम किसान योजना, पीएम कुसुम योजना क्या है, उद्देश्य इसके क्या है, सफलता इसकी कितनी है, कौन कौन से इसके पार्ट है, उसके आधार। इसके अलावा दोस्तों इसके समक्ष चुनौती भी है। चुनौती है कि 2022-24 तक कृषि को डीजल मुक्त बनाने के लिए पीएम कुसुम की सफलता मुख्य रूप से कृषि के डीजल के नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग पर निर्भर करती है ना। और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग पर निर्भर करती है, इसके कई लाभ भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है फंडिंग की, कि जो सब्सिडी आधारित आप फंड वो दे रहे हैं वो भी उनके लिए ज़्यादा किसानों के लिए फिजिबल नहीं है, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ रहा है, उनको सीमित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और सरकार द्वारा जो उनको विभिन्न प्रकार की सुविधा दी जाती है वो बहुत जल्दी से होती नहीं है पूरी। फिर कोविड-19 के दौरान भी आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया। फिर चीन के बाढ़ के दौरान आपको पता है ज़्यादातर हमारे जो उत्पाद हैं, कच्चे उत्पाद हैं, ये जो सोलर लाइन से जुड़े हुए हमारे जो है ये आते हैं, हमें आयात करते हैं। और जब आयात पर जब तक हमारी निर्भरता रहेगी हम कभी भी इस प्रकार की चीज़ों में समस्याओं से फ्री नहीं हो पाएंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है किसानों की, और राज्यों को अलग अलग समन्वय और एजेंसियों के साथ जागरूकता का अभाव है। अब एक चीज़ आएगी जो अभी हमने शुरू का पॉइंट पढ़ा, तो आखिरकार पहला पॉइंट था कि बैंक गारंटी हटाने में कैसे मदद मिलेगी, क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली जो सौर ऊर्जा उत्पादकों और फीडरों को सौरीकरण के लिए बैंक गारंटी से हटने के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। यानी कि एक तो इनको मौद्रिक अनुपालन से संबंधित जो अनिवार्यता है वो पूरी नहीं करनी पड़ेगी, ऊर्जा की खरीद में वृद्धि होगी और योजना का क्रियान्वयन तेज होगी। क्या होगा कि जैसे पहले बैंक गारंटी इनको देनी पड़ती थी कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ये बैंक को गारंटी देंगे, उनको लोन सुविधा मिल जाती। तो उसके लिए इनको कुछ चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ता था, अब वो ज़रूरी इनको नहीं पड़े इसलिए। और ऑब्वियसली इनको अब जो मौद्रिक जो अनुसरण है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा, आसानी से इनको खरीदने की चीज़ें हैं वो खरीदने को मिल जाएगी, फंड मिल जाएगा, तो ये काम इसमें कर सकते हैं ईजिली। ज़्यादा कोई फ़ायदा इन्हीं उद्देश्यों के लिए फ़ायदा किया गया था जिसके लिए योजना क्रियान्वयन की गई। तो इसको लेकर के थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपको, निष्कर्ष चाहिए कि भाई इसका अच्छे से हम क्या करें, क्रियान्वयन करें। लाभ तो मैंने बता ही दिया, इसमें लाभ क्या होगा, तो हर इस योजना का लाभ हर लेवल पे होंगे। देखो राज्यों को लाभ होगा क्योंकि उनको वित्तीय जो किसानों को खुद, कई बार राज्य किसानों को जो लाइट के लिए सब्सिडी देती थी, अब वो राज्य खुद, अब वो किसान खुद ही अगर ऊर्जा बनाने लग जाएगा तो राज्यों की जो सब्सिडी थी वो घट जाएगी, एक ही हो जाएगा। पर्यावरण का आपको पता है कि डीजल की खपत कम होगी, जलवायु परिवर्तन को हम प्राप्त कर लेंगे, किसानों को उनकी आय उसमें वृद्धि होगी और इसमें रोजगार भी उत्पन्न होगा। तो 4-5 लेवल पर इस योजना के फायदे हैं, राज्य के भी फायदे हैं, किसानों को भी फायदे हैं, सब लेवल पर फायदे, इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ थी, छोटी सी स्कीम थी दोस्तों, और इसको बारे में हमें पता होना चाहिए था। इसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे तो। इतने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ऊर्जा की कार्य योजना, यानी कि एनर्जी, यूएन एनर्जी प्लान ऑन एक्शन, यानी कि यूएन का एनर्जी प्लान रहेगा। इसके अंतर्गत वो मुख्य रूप से करेगा कि वैश्विक 2 लेवल पर, एक तो ऊर्जा संकट बढ़ रहा है तो इसको कम करने के लिए, और एक तो जलवायु परिवर्तन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए लोग जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा बनाएंगे तो जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ेगी। तो इन दोनों को संतुलन करने के लिए ये एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन है 2025 इसको लाया गया है। तो एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि कौन लाया गया, तो यूएन लाया है। एक चीज़ आपको इतनी सी ध्यान रखनी, कुछ नहीं करना, वही सेम टू सेम इसमें वही कहानी है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो इसमें ज़्यादा आप पढ़ने की बात वही है कि वो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम भाई स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, नेट जीरो को टारगेट को बढ़ावा देंगे, इसको लेकर कई कार्रवाई वो करेंगे। इसके तहत ध्यान रखना एक एनर्जी कम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क को भी, ये ध्यान रखना एनर्जी कम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क कहाँ पर है, किस योजना के अंतर्गत चालू किया गया, इस योजना के अंतर्गत चालू किया गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी कि यहाँ से एक छोटा सा स्टेटमेंट उठ के आ जाएगा 1 लाइन का, फिर हम ढूंढते फिरेंगे कहाँ से है। और इसमें क्या किया जाएगा, जो एनर्जी कम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क है इसके अंदर किया जाएगा, इसके अंदर शहरों और व्यवसायों को स्वच्छ ऊर्जा, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी गवर्नमेंट है, उनको स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें फंडिंग दी जाएगी। जिन सरकारों ने पहले ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो वादे किए थे और हम फंडिंग देंगे, उन सरकारों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि वो उन वादों को पूरा कर सकें। इसके अलावा एसडीजी के टारगेट है,
IDG 7 हम फिर आपसे कह रहे हैं SDG को हम दोबारा पढ़ेंगे सारी SDG को, तो इसलिए ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, हम एक एक SDG को आगे पढ़ेंगे। तो ये SDG 7 की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र, इसमें 7 क्षेत्रों की पहचान की गई है, मतलब 7 लेवल पे काम करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस फैक्ट फैक्ट पढ़ लेते। एक तो ये है कि ये सामूहिक सामूहिक संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा कार्यक्रम जो कार्रवाई उसको आगे बढ़ाएंगे सामूहिक लेवल पर, जैसे महिला भागीदारी को भी बढ़ाएंगे। दूसरा इसमें एनर्जी कम्पैक्ट है उसका विस्तार करेंगे, यानी कि उसमें जो निवेश है उसको प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। वैश्विक लेवल पर अभियान है उनको चलाएंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, कुछ अच्छा जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा उदाहरण देंगे। ये बेसिकली चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी नहीं, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है वो देख रहे हैं। तो ये तो देखना है कि यूएन एनर्जी क्या है। यूएन एनर्जी क्या है, तो यूएन एनर्जी वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका चीफ ये होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये मुख्य रूप से हाई लेवल कमेटी की होती है एनर्जी को लेकर के, और वैश्विक रूप से 30 अग्रणी संगठन इसमें शामिल है, और ये संयुक्त राष्ट्र की बहु विषयक कार्रवाइयों को पूरा करती है। कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, बाकी इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट है नहीं है, जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब ये लक्ष्य याद रखने की हमको ज़्यादा खास जरूरत है नहीं, एक बार इनसे गो थ्रू हो जाना बस कि 2025 तक इसने क्या लक्ष्य रखे, बाकी इनको लिखने की इतना ज़्यादा पॉइंट करने की कोई ज़्यादा आपको जरूरत है नहीं। ये अभियान एक चीज़ और ये अभियान है मुख्य रूप से UNFCCC, स्कॉप और ये लोग भी इसमें शामिल होंगे, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। ये कि कौन कौन इस अभियान में शामिल होंगे, तो UNFCCC, कॉप, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, वियना एनर्जी फोरम जैसे कई लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें इसके अलावा इसमें एक छोटा सा एक चीज़ और देखनी है आपको, अगर देखनी है तो वो देखना है एनर्जी कम्पैक्ट, स्वैच्छिक और समावेशी अनुकूलन। देखो एनर्जी कम्पैक्ट मतलब एक सिस्टम है जो एनर्जी के क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा, कुछ वॉलेंटियर लोग हैं, वो लोग चाहे वो बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट है, वो सभी एक मंच पे आएंगे और वो अपनी प्रतिबद्धता है चाहे फंडिंग के माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो ये काम करेंगे। इसमें ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाई जाएगी, ऊर्जा में डेटा को बढ़ावा जाएगा, फंड को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें सरकार भी शामिल होगी, बिजनेसमैन भी शामिल होंगे और लोग भी शामिल होंगे, सब शामिल होंगे, और इन्हीं उद्देश्यों के माध्यम से हम SDG 7 है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पूरी भूमिका निभाएंगे। तो ये बेसिकली इतना सा इसके लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। इससे अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पता नहीं। अब दोस्तों हमने 3 पॉइंट इसमें पढ़े हैं, है ना। अब इसके बाद कोशिश करेंगे हम एक वीडियो में इन्वायरमेंटल है इसको खत्म करने की, लेकिन बड़ा पार्ट है दोस्तों इन्वायरमेंटल, इसलिए टाइम लग जाता है इसमें, तो जल्दी हम खत्म करेंगे रेगुलरली। सैटरडे संडे को हो सकता है, अभी थोड़ा मेरा सैटरडे संडे वीकेंड में कुछ बिजी है, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा कुछ वीडियो, लेकिन जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। हो सकता है वीडियो में थोड़ी बहुत देरी हो जाए, पर आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियो आपको देखें अच्छे से देखें एक बार, ठीक है ना। और डेफिनेटली आपके वीडियो सारे करवाऊंगा PT 365 में तक के करवाएंगे। अब आप कोई डोंट वरी, कोई प्रकार की टेंशन ना करें, आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे और भी वीडियो क्वालिटी के हम बहुत ज़्यादा आगे तक पढ़ा चुके हैं उसको देखें, हिस्ट्री भी कई वीडियो आ चुके हैं उनको देखें, क्वालिटी के आगे, हिस्ट्री के आगे, ज्योग्राफी के आगे, इकोनॉमी के आगे, 4-5 सब्जेक्ट का तो वीडियो आ गए उनको देखें, NCERT के बहुत सारे वीडियो में पढ़ें, डेली आंसर राइटिंग की कई चीज़ें हैं वो आपको दी जा रही हो वो भी आप उनको देखें, अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको भी देखें, तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा फॉलो करें ताकि डेफिनेटली हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और जो 3 पॉइंट देखो, चाहे तो हम आप कहें तो हम NCERT को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार पढ़ो कोई चीज़ को, लेकिन इतने सॉलिड तरीके से पढ़ो कि उसका आप यूज भी कर सकें और वो आप एग्जाम भी पास कर सकें। अदरवाइज आप सब पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ लिखी हुई है, मैं कोई अलग से तो इसमें बता नहीं रहा, जस्ट मैं आपको एक हिंट देता हूँ, समझा देता हूँ बस कि क्या क्या चीज़ इसमें से पढ़नी है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमने डेली आंसर जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 25 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, इसके लिए आपको डेली वीडियो आ रहे हैं उनको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में उसको शेयर करें, आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आपने फॉलो किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको समझना है, अच्छे से समझना है, विश्लेषण करना है। टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, लेकिन अपने आप का सही से एवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देने होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के 3 वीडियो आ चुके हैं, एक मैंने पॉलिटिक बनाया, दूसरा हमारे दूसरे लोग हैं उसके द्वारा आपको डेली बनाए जा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सारे सॉल्यूशन देखने के बाद वो वीडियो आपको बनाए जाते हैं, और कोशिश हो सकता है कई बार उसमें से कोई 1-2 क्वेश्चनों का आंसर गलत लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको हम दूसरे वीडियो में सुधरवा देते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जुड़ें। डेफिनेटली है कि अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया 2023 के एग्ज़ाम में, आप बहुत ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अभी कुछ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से बहुत ज़्यादा ना तो आपको हम कुछ नोट्स पड़े हुए हैं हमारे पास तो उनको शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि स्कैन नहीं हो रहे, लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें आपको शेयर की जाएगी। जिन एग्जामों जिन इन्फॉर्मेशन के साथ मैं एग्जाम में अपियर होऊंगा वो सारी चीज़ आपको दी जाएगी। डिपेंड करेगा आप यूज किस तरीके से करते हैं, लेकिन आप रेगुलर बने रहेंगे और हमारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। और दोस्तों आप में से बहुत सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, स्पेशली यूट्यूब को, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर से जरूर, ये आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।